नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित होने वाली थी। पिछले साल फॉर्म निकलता, अभी परीक्षा तिथि घोषित हुई है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाती है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा इसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। यूपी ट्रिपल एससी के पाठ्यक्रम पर आधारित यह हमारी कक्षा होती है। आज ये हमारा 12वां टॉपिक है कि बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी आपके सिलेबस में था, इसको भी गहनता से देखते हैं और आगे बात करते हैं। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, भौतिक वृद्धि क्या है, मानसिक विकास क्या है, भावनात्मक विकास क्या है। इन सारी चीजों को पहले एक एक लाइन में देखते हैं, क्योंकि किसी भी कक्षा को जानने से पहले उसके कीवर्ड को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, वृद्धि शरीर के अंगों या शरीर का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। यह एक रचनात्मक परिवर्तन है। जैसे छोटा बच्चा है, उसके शरीर के अंग बढ़ने लगे, वह बड़ा होने लगा, तो यह उसकी वृद्धि कही जाएगी। विकास कार्य क्षमता तथा योग्यता का बढ़ना विकास कहलाता है। वृद्धि और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं और बच्चे की वृद्धि तथा विकास समान रूप से एक साथ होते हैं। बच्चे की वृद्धि तथा विकास निम्न प्रकार से होता है: भौतिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, भावनात्मक वृद्धि। भौतिक वृद्धि जिसको अंग्रेजी में फिजिकल ग्रोथ कहते हैं। भौतिक वृद्धि मतलब शरीर व अंगों के आकार में वृद्धि होना। मानसिक विकास मतलब यह दिमागी तौर पर होने वाला विकास है। जैसे वो मम्मी को पहचानता है, दादी को, नाना को, जो लोग मिलते हैं उनको पहचानने की क्षमता विकसित होती है, वो मानसिक विकास होता है। उसके बाद भावनात्मक क्या होता है? बालक के व्यक्तित्व के तौर पर होने वाला विकास भावनात्मक विकास होता है। व्यक्तित्व के तौर पर होने वाला विकास मतलब वो अपनों के पास जाता है, जो अनजाने लोग होते हैं उनके पास नहीं जाता है। चोट लगती है तो अपनी माँ के पास जाता है, नानी के पास जाता है, दादी के पास जाता है। ये क्या होता है? इसको हम भावनात्मक विकास कहते हैं। भावनात्मक विकास मतलब बालकों के व्यक्तित्व के तौर पर होने वाले विकास भावनात्मक विकास होता है। सामाजिक विकास क्या होता है? इसके अंतर्गत परस्पर संबंधों का विकास होता है। चाचा कौन है, चाची कौन है, मामा कौन है, मामी कौन है, भैया कौन है, दीदी कौन है, इस तरह के जो संबंध होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक विकास कहते हैं। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। लाउटन के विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करते हुए कहा है, लाउटन एक समाजशास्त्री थे। इन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करते हुए कहा है कि हमारे जीवन का विस्तार अनेक अंशों में विभक्त है। प्रत्येक अंश की समायोजन की अपनी अपनी समस्या है। आयु एवं काल का संबंध आरंभिक कथाओं से ही नहीं है, यह तो समस्या को हल करने की एक प्रणाली है। जीवन भर व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने की विधि तथा प्रविधि का आविष्कार करता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में तमाम तरह की समाज में जीने के लिए, स्टेबल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। उनको हल करने की एक प्रणाली है। कुछ विधियां उपयोगी होती है, कुछ अनुपयोगी होती है। ये एक अंश से दूसरे अंश पर आरोपित भी की जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया तो एक है, किंतु उसका विभाजन अनेक अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से होता है। हम छोटे हैं तो उसमें समस्या अलग है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, समस्याओं का रूप, प्रकार, उसका अंश घटता बढ़ता रहता है। इस प्रक्रिया को लेकर अनेक मतभेद रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ विद्वानों द्वारा किए गए विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ विद्वान हैं जो विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किए हैं, उनमें से प्रश्न पूछता है। तो आइए इसको हम विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया है। इसके अनुसार शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष होती है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। शैले ने शैशवावस्था को 1 से 5 वर्ष तक रखा। रास ने शैशवावस्था को कहा 1 से 3 वर्ष, आरंभिक बाल्यकाल कह दिया 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। काल्पनिक क्या कहते हैं, काल्पनिक क्या कहते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। इन लोगों का बार बार पूछा जाता है, इसको अब याद ही करने से होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। काल्पनिक ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण बहुत अधिक चरणों में कर दिया। गर्भाधान से जन्म तक, पूर्व जन्म काल, नवशैशव जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक, आरंभिक शैशव 1 से 2 माह से 15 महीने तक, उत्तर शैशव 15 से 30 मास तक, पूर्व बाल्यावस्था 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक। आगे विद्वानों ने सामान्यतः इस वर्गीकरण को अपने अध्ययनों का आधार बनाया। इस आधार पर हमने इस पुस्तक में उक्त प्रकरणों पर चर्चा की गई। अब आइए देखते हैं क्या क्या उसके आधार पर अब इसको देखते हैं। गर्भकाल, गर्भाधान काल, गर्भाधान से 250 या 300 दिन तक, भ्रूणिक 0 से 2 सप्ताह, भ्रूणीय 2 से 10 सप्ताह तक, भ्रूण 10 सप्ताह से जन्म तक। बाल्यकाल की बात करेंगे, जन्म से 12 साल तक, तो शैशव जन्म से 3 साल, पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यकाल
6 से 12 वर्ष शैली जो किए थे। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष, परिपक्वावस्था 20 वर्ष तथा ऊपर। अध्ययन की सुविधा के लिए हम विकास प्रक्रिया को इस प्रकार विभाजित करेंगे। अब अध्ययन से जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष तक। यह थोड़ी सी बोरिंग कक्षा है। इसमें चूंकि ये सब लोग अपने अध्ययन की दृष्टि से कुछ जो समाजशास्त्री विज्ञानी है वो अपने हिसाब से चीजों को विभाजित किए हैं, इसलिए यह थोड़ा सा एक में मिल जाता है। यह कक्षा हमारी जब इस पर अभ्यास प्रश्न पत्रों को हम हल करेंगे तो ये पूरा सही में समझ में आ जाएगा। वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक क्या है? अनुवांशिक कारण, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक है। समलक्षणी मतलब माता पिता से स्थानांतरित होने वाले लक्षण चिन्ह, जो माता पिता लंबे हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। प्रजाति क्या होती है? विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बच्चों में वृद्धि एवं विकास का नमूना भिन्न भिन्न होता है, जैसे भारतीय प्रजाति, अफ्रीकन प्रजाति। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? वो बालिकाओं से लंबे होते हैं, उनका वजन भी भारी होता है। यौवन का आरंभ लड़कियों में पहले और जल्दी होता है। जैवताल या परिपक्वता इसे कहते हैं। सामान्यतः लड़कियां अपनी मां की समान उम्र में मेनार्की तक पहुंचती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि में उतनी ही लंबी होती है। अनुवांशिकीय विकार क्या होता है? वृद्धि एवं विकास में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से दुष्प्रभाव पड़ सकता है, जिसे अनुवांशिकीय विकार कहते हैं। यह 2 कारणों से हो सकते हैं। पहला कारण क्या होता है अनुवांशिकीय विकार का? गुणसूत्रीय अनियमितताएं होती हैं और लक्षण का उत्परिवर्तन होते हैं। जो हमारे गुणसूत्रीय विकार होते हैं उनके कारण भी अनुवांशिक विकार होता है, और जो लक्षण का उत्परिवर्तन होते हैं उनके कारण भी मानसिक अनुवांशिकीय विकार होता है। प्रसव से पहले और प्रसव के बाद दोनों अवस्थाओं में वातावरणीय कारक प्रभाव डालते हैं। वातावरणीय कारक क्या है? पोषक, हमें कितना पोषण मिलता है। संक्रमण, भावनात्मक कारण। उपरोक्त वातावरणीय कारक माँ और बच्चे दोनों में होने वाले बदलाव के कारण वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालते हैं, जो वातावरण के कारण है। माता संबंधी कारक क्या होते हैं? पोषण, कुपोषण, रक्ताल्पता, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। पोषण स्तर की कमी और अतिरिक्त विटामिन लेती हैं, उनके बच्चे स्वस्थ और सामान्य वजन के पैदा होते हैं, जबकि जो माताएं कुपोषण की शिकार होती हैं उनके बच्चे सामान्य रूप से कम वजन के पैदा होते हैं। ये तो अब सामान्य है। सामान्य तौर पर गर्भकाल के प्रथम 3 माहों में माता को रुबैला जैसी बीमारी हो सकती है। रुबैला बीमारी कब होती है? तो सामान्य तौर पर गर्भकाल के प्रथम 3 माहों में रुबैला नामक बीमारी होती है। तो पैदाइशी विकृतियां उत्पन्न होने का खतरा होता है। ये बच्चे भविष्य में अपनी सामान्य वृद्धि विकास को विकसित नहीं कर सकते हैं। एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस जैसी बीमारियों के मां से बच्चे या फेटस में स्थानांतरित होने से के कारण उनकी वृद्धि और विकास में कमी आ जाती है। फिर वृद्धि और विकास पूरी तरीके से रुक जाता है। इस प्रकार माता के कुछ संक्रमण बच्चे के गतिकीय वृद्धि को कम कर देते हैं। मातृ उपापचयी विकार क्या होता है? मैटरनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है? जो माताएं मधुमेह मतलब शुगर, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, की बीमारी से पीड़ित होती है, उनके फेटस साधारणतः बड़े होते हैं, सामान्य वजन से ज्यादा वजन के होते हैं। जब मां का रक्तचाप ज्यादा होता है तो फेटल ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। गर्भस्थ शिशु का अग्नाशय बढ़ जाता है। रक्त में बढ़ा हुआ ग्लूकोज स्तर अधिक बनने के कारण शरीर की वृद्धि को उत्तेजित करता है। आगे केमिकल एजेंट कैसे हमें प्रभावित करते हैं? तो रासायनिक कारक, केमिकल एजेंट। कुछ दवाइयों का पहले 3 महीनों में लेने से बच्चे की वृद्धि एवं विकास पर विशेषतः कुछ विशेष अंगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। रेडिएशन के दुष्प्रभाव भी बच्चों में जन्मजात कमियों को जन्म देते हैं। इसी तरह एंड्रोजेनिक हार्मोन जो होते हैं का सेवन करने से हड्डियों की वृद्धि आरंभ में तो बढ़ जाती है किंतु बाद में रुक जाती है। एंड्रोजेनिक हार्मोन्स का काम क्या होता है? का सेवन करेंगे एंड्रोजेनिक हार्मोन का, तो इससे क्या होगा? हड्डियों की वृद्धि तो शुरू में बढ़ेगी लेकिन बाद में रुक जाएगी। संतान संबंधी कारक क्या होता है? फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑफ स्प्रिंग्स। पोषण, जो बच्चे प्रोटीन, खनिज, विटामिन से युक्त संतुलित आहार लेने में असमर्थ होते हैं या उन्हें नहीं मिलता है, उनके सामान्य विकास पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को पड़ता है। ऐसे बच्चे प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन, पीएम व विटामिन की कमी से होने वाली कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वृद्धि रुक जाती है। आघात क्या होता है? आघात अस्थि भंग के कारण हड्डियां क्षतिग्रस्त हो जाती है और वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इसी तरह हेड इंजरी होने के कारण मानसिक विकास बाधित। हेड इंजरी मतलब चोट में, अगर सिर में अगर चोट लग जाता है उसको हेड इंजरी कहते हैं। अगर हेड इंजरी में भी चोट लग गया, बच्चा गिरता है
तो क्या हो जाता है, मानसिक विकार हो जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। संक्रमण, बार बार संक्रमण पैदा होने के कारण बच्चों की वृद्धि व उनके विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब आइए गर्भाई आरंभिक गर्भावस्था गर्भस्थ शिशु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मिश्रित कारक क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, सामाजिक आर्थिक, जिस परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उस परिवार में बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छी साफ सफाई और माता पिता द्वारा उचित देखभाल की वजह से विकास के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत से संक्रमण से बच जाते हैं। इस तरह शिक्षित माता पिता संतानों में भी बेहतर और श्रेष्ठ विकास पाया जाता है। यह दे रहा है कि जो शिक्षित माता पिता है, जिनका सामाजिक स्तर बढ़िया है, पारिवारिक की आर्थिक स्थिति बढ़िया है, सोच समझ है, तो जो उनके बच्चे हैं वो पैदा अच्छे होंगे और उनका जो विकास होगा, वृद्धि का स्तर होगा, वो और बच्चों से बेहतर होगा। जलवायु, अलग अलग मौसम में वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे स्प्रिंग में सामान्यतः संक्रमण ज्यादा होता है, गर्मी के मौसम में कम होता है, ताप और आर्द्रता के मौसम में संक्रमण, कृमि संक्रमण ज्यादा होता है। किसी मौसम में कृषि उत्पादन ज्यादा होता है, जिससे सब्जियां और खाने पीने की कई चीजें उपलब्ध होती है। अतः माता शिशु को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। जलवायु का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वही बात कह रहा है। अब आगे देखिए, कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं। कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं कि किसी समुदाय में उनके रीति रिवाजों के अनुसार की वजह से छोटे बच्चों के खान पान और पालन पोषण विभिन्न प्रकार की कमियां देखने को मिलती है। जैसे लड़कियों के संदर्भ में लैंगिक भेदभाव, कुछ धार्मिक कारणों से कई प्रकार के उपयोगी पौष्टिक भोजन का इस्तेमाल वर्जित होता है। ऐसे परिवार के बच्चों की पोषण स्थिति कमजोर होती है, वृद्धि और विकास में भी कमी आ जाती है। कुछ हमारे सांस्कृतिक कारक भी जिम्मेदार हैं बच्चों के पोषण के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी वृद्धि के लिए। कुछ ऐसी हमारे समाज में कुरीतित मान्यताएं हैं जिनके वजह से भी बच्चों का पोषण शुरू में ही बाधित हो जाता है और तमाम तरह के रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं। भावनात्मक कारक क्या है, इमोशनल फैक्टर्स, प्रायः अनाथ बच्चों में भावनात्मक तनाव अधिक पाया जाता है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, अनाथालय में पैदा होते, आप कई इस पर बनी हुई मूवी भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनाथ बच्चों में भावनात्मक तनाव पाया, ऐसे बच्चों में हमेशा चिंता और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। चिंता असुरक्षा की भावना क्यों ना हो, उनकी परवरिश करने वाला, उनको देखने वाला कोई होता ही नहीं है। कुछ दिनों के लिए कई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जहां पे वो जाकर अपनी शिक्षा की व्यवस्था ले जाकर वहां तो की जा सकती है, लेकिन अगर आपके अभिभावक, आपके माता पिता नहीं है तो वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। तो वही बात कह रहा है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ होते हैं उनमें हमेशा चिंता और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। जिन घरों में माता पिता लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसे परिवार में बच्चों में असुरक्षा और अपनत्व और प्यार की कमी से कुछ हार्मोनों की वृद्धि बाधित हो जाती है। इस कारण उनकी वृद्धि एवं विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। भावनात्मक कारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनाथ बच्चों में अलग होंगे और एक ऐसे होंगे कि जिनके घर में हरदम लड़ाई होती रहेगी, उनमें भी भावनात्मक विकास उनके वृद्धि और विकास को रोकेगा। ये रही बात हमारे विकास की अवस्था की और विकास के कितने चरण होते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा उसके विभिन्न बातें बताई गई है। इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान से याद करिएगा, इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। अपने विचार आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में हम जरूर दीजिएगा। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।